MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दर्शकों, आज शनिवार का दिन है, लेकिन आज शनिवार पर देश भर में मौलानाओं ने धमकी दी है। और ये सिर्फ एक जगह से नहीं है। कोई नेता है तो कोई अपने आप को इस्लामिक धर्मगुरु बता रहा है, लेकिन आज ऐसी धमकी दी गई है, इसलिए मैं कह रहा हूं इन धमकियों को योगी शांत कर देंगे, सबकी गर्मी शांत हो जाएगी। दिखाता हूं आपको। এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে, তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা, কেউ বলেছে তো ইউপি। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। सुन लिया आपने। अब ये किरदार कौन कौन से हैं जो सीधे धमकियां दे रहे हैं? दर्शकों, आइए आपको बताता हूं। पहले हैं अरशद मदनी, ये पहले भी इस तरह की बात करते हैं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और किरदार है महमूद मदनी, और ये अब सीधे सीधे जिहाद की बात कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं हुमायूं कबीर, जो बार बार देश में बाबरी का राग अलाप रहे हैं, यानी देश में विभाजनकारी ताकतें बढ़ती जा रही हैं। और ये चौथा किरदार है माजिद हुसैन का। ये 4 किरदार मैं आपको बता रहा हूं, ये वो किरदार हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। दर्शकों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले मिलवाता हूं महमूद मदनी से। लेकिन आज महमूद मदनी ने, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, आज कैसी जहरीली उन्होंने बात की है। क्यों कह रहा हूं जहरीली, इससे समझिए, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। नारे तकबीर! अब सुन लिया दर्शकों, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। नारे तकबीर! अब सुन लिया दर्शकों, आप महमूद मदनी है अरशद मदनी के भतीजे। बड़ी बात क्या, ये चाचा भतीजे की जोड़ी मुसलमानों को बरगला रही है, हमारे मुस्लिम भाइयों को बरगला रही है। ये कह रहे हैं कि मुसलमान वीसी नहीं बन सकता, तब कि इस देश का राष्ट्रपति भी मुसलमान रहा है, लेकिन अब ये जिहाद के लिए उकसा रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये चाचा भतीजे की जोड़ी शांति भंग करने वाली है। लेकिन सुनिए जरा, अरशद मदनी ने जो शुरू किया वो महमूद मदनी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन शुरुआत जरा आपको सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा। एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा। अब आपको दिखाता हूं तीसरे किरदार, माजिद। यह है असद उद्दीन ओवैसी के नेता। दर्शकों, और ये कह रहे हैं जब बात हम पर आएगी, कौम पर आएगी, तो गलियां कम पड़ जाएंगी। ये सीधी धमकी दे रहे हैं, सुनिए जरा ये कैसे ललकार रहे हैं। जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। मेरे बुजुर्गों, है मेरे नौजवानों, शरीयत में दखल अंदाजी की गई। हल्ले से इत्तेहाद मुस्लिमीन है, बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। मेरे बुजुर्गों, है मेरे नौजवानों,
शरीयत में दखल अंदाजी की गई। कह रहे हैं शरीयत में दखल अंदाजी की तो फिर बहुत बुरा होगा। लेकिन आप देखिए दर्शकों, इन लोगों को आप देखिए, इस भीड़ को देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ नाच रही है, खुशी से नाच रही है। गजवाए हिंद का प्लान बनाया जा रहा है, क्या इसीलिए बनाया जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि पूरा हो गया। सुनिए जरा ये कैसे खुशी से नाच रहे हैं धमकी पर। लेकिन दर्शकों, देश में नफरतियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है। आप कहेंगे और कौन आ गया? यह है चौथा किरदार, ममता के विधायक हुमायूं कबीर। ये बार बार बाबरी की बात कह रहे थे, लेकिन आज कहने लगे अभी हम 37% हैं। जिस दिन 40% हो गए उस दिन आपको बताएंगे ये धमकी किसे है। आप समझिए इसे, मैं आपको सुनवा रहा हूं ये क्या कहने हैं, सुनवाइए जरा। 72 আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা, কেউ বলেছে তো ইউপির। सुनिए आपने दर्शकों, सुना आपने कैसे ये लोग प्लान बना रहे हैं। कोई कह रहा है जिहाद के लिए तैयार रहो, कोई कह रहा है कि हम अभी 37 हैं, 40% हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन दर्शकों, इन लोगों का जहन क्या कहता है, कहां से चलता है देखिए। इनके लीडर हैं अरशद मदनी, जो बार बार मौलानाओं को बरगलाते हैं और फिर आ जाते हैं इनके भतीजे जो कहते हैं जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। सोचिए जरा, ये बरगलाना नहीं तो क्या है। उसके बाद हुमायूं कबीर कहते हैं कि हमारी जनसंख्या जब बढ़ जाएगी तब तुम लोगों को बताएंगे। ये किसको धमका रहे हैं बताइए। आज आप सोचिए दर्शकों, किसको धमका रहे हैं। तीसरा किरदार ओवैसी के विधायक, वो कहते हैं जब बात हम पर आएगी, कौम पर आएगी तो गलियां कम पड़ जाएंगी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इन लोगों के जहन में क्या चल रहा है। लेकिन आज दर्शकों आपसे कहूंगा, ये सिर्फ बयान नहीं है, ये बहुत गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इस साजिश का तोड़ क्या है वो आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। मौलानाओं की गर्मी बता रही है कि योगी फिर डेंटिंग पेंटिंग शुरू करने वाले हैं। फिर चाहे मदनी का जिहादी प्लान हो या हुमायूं का मिशन बाबरी, क्योंकि अयोध्या से योगी ने शुरुआत कर दी है। अरे ये तो मिलेगा, इनके बाप की जागीर है जो ये रोक दे, इनकी माँ की मेहर में आया है जो रोक दे। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। पहले भी कुछ मौलाना गर्मी के मारे फड़फड़ा रहे थे, लेकिन योगी ने ऐसा इलाज किया कि अब तो बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि सरकार किसकी है। लेकिन कुछ मौलानाओं को सर्दी में फिर गर्मी का एहसास होने लगा है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद का ख्वाब देखने वाले मौलाना और उसकी पूरी भड़काऊ ब्रिगेड योगी के रडार पर आ गई है। रडार पर तो बाबरी वाले हुमायूं भी हैं, लेकिन इस बार सबका इलाज होगा, फिर चाहे बाबरी वाले भाईजान हो या ओवैसी के पठान। और आज इनके हर एक प्लान से मैं पर्दा उठाने वाला हूं दर्शकों। पहले आपको बताता हूं चाचा और भतीजे का प्लान क्या है। ये चाचा भतीजे कौन है? ये हैं चाचा भतीजे। ये दोनों जिहादी प्लान बना रहे हैं दर्शकों। देश में एक नफरती गैंग फिर से एक्टिव हो गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नफरती प्लान देश के 3 अलग अलग राज्यों से एक्टिवेट किया गया है। इस नफरती प्लान के 3 सेंटर हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कहां है दर्शकों? बंगाल। नफरती बयान की शुरुआत हुई जमीयत के मौलाना महमूद मदनी से।
महमूद मदनी ने कहा सिर्फ मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद भी होगा। सुनिए आप, सोचिए, ये मौलाना खुलेआम मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसा रहा है। मौलाना महमूद ने कहा कि जिहाद को बदनाम किया गया है। लव जिहाद, थूक जिहाद, जमीन जिहाद जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। मौलाना ने कहा वो कहेंगे वंदे मातरम बोलो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। आगे वो कहते हैं ये मुर्दा कौम की पहचान है, अगर जिंदा कौम है तो मुकाबला करना पड़ेगा। किससे मुकाबले की बात कह रहे हैं महमूद मदनी? सोचिए जरा, वंदे मातरम पर खुलेआम ये मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे हैं। मौलाना कह रहा है कि वंदे मातरम के खिलाफ मुकाबला करो। किससे? भारत से मुकाबला करने की बात कह रहे हैं। इसी भड़काऊ मौलाना के चाचा हैं अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी। अरशद मदनी ने दिल्ली धमाके के आतंकियों से हमदर्दी जताई थी दर्शकों, यानी चाचा आतंकियों से प्यार जता रहे हैं और भतीजा जिहाद के लिए भड़का रहा है। गजब की जोड़ी है ये चाचा भतीजे की। लेकिन दर्शकों, ये जैसे भड़का रहे हैं, मैं फिर सुनवाऊंगा, आगे बताऊंगा इनका इलाज क्या है। सुनिए जरा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। मुश्किलात जिंदगी की अलामत हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आदम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। सोचिए आप, ये जिहादी बनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन जाइए। यही तो दिक्कत है दर्शकों, इन लोगों की मानसिकता देख रहे हैं आप। ये ओवैसी के विधायक खुलेआम हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब बात हम पर आएगी तो गलियां कम पड़ जाएंगी। सुनिए जरा। तुम हमें नहीं जानते, मनले चुनौतियों की फौज है, मनले जज्बातों की फौज है, हम किसी के बाप से। अब बड़ी बात क्या है दर्शकों, यहां सीधे धमकी दी जा रही है और जो लोग कहते हैं कि हमें डर है, मुसलमानों को बरगलाने के लिए बातें की जाती हैं। लेकिन देखिए ये डर कैसा है, जब सीधी धमकी दी जा रही है तो उतर कर डांस किया जा रहा है। सुनिए जरा। अब आप सोचिए दर्शकों, असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता खुलेआम धमकी दे रहे हैं और फिर जब बात करते हैं तो कानून कानून कहते हैं ये लोग। नफरती प्लान का तीसरा सेंटर मुंबई बन गया है दर्शकों। एआईएमआईएम के एक विधायक ने मुंबई से एक विवादित बयान दिया। यही हम विधायक माजिद हुसैन ने सीधे हिंदुओं और सरकार को चैलेंज कर दिया है। कहा कि जब हमारे पर आएगी ना तो गली कम पड़ जाएगी। वो कह रहे हैं कि जब हम पर बात आएगी तो गलियां कम पड़ जाएंगी, छिपने की जगह नहीं होगी। अगर शरीयत पर दखल अंदाजी की गई तो सही नहीं होगा। सोचिए, शिवाजी की धरती से ओवैसी का विधायक जहर उगल रहा है। सोचिए जरा, जनसभा में खड़े भाईजान भड़काऊ बयान पर जश्न मना रहे हैं मोबाइल फोन निकालकर। दरअसल एआईएमआईएम मुंबई में लोकल चुनावों के लिए प्रचार किया जा रहा है। अगर नगर परिषद की बात करूं तो चुनाव जीतने के लिए ओवैसी के नेता जहरीले बयान दे रहे हैं और बीजेपी ने बयान के बाद ओवैसी के विधायक पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा यह औरंगजेब को जमीन में दफन करने वाली जमीन है। माजिद हुसैन, हम आपको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। सोचिए आप, ये जीतने के लिए धमकियां भी दे रहे हैं। सुनिए जरा। हल्ले से इत्तेहाद और मुस्लिम है, बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। मेरे बुजुर्गों है, मेरे नौजवानों,
शरीयत में दखलंदाजी की गई। आप सोचिए, चुनाव है एक शहर का, लेकिन बात कहां की जा रही है? शरीयत की। यानी ये सोची समझी साजिश है, लेकिन इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुनवाता हूं आप। माजिद हुसैन, इस तरीके की धमकाने की भाषा, नौजवानों को बरगलाने की भाषा सही मायने में गलियां कम पड़ती ही होगी। महाराष्ट्र में आकर के, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में आकर के तुम ललकारते हो, गलियां कम पड़ जाएगी, और धमकाते हो कि शरिया को हाथ लगा के दिखाओ। माजिद हुसैन, ये देश संविधान पर चलता है। यहाँ पर इस तरीके की धमकाने की भाषा करोगे तो पुलिस आपको कानून और संविधान का अच्छी तरीके से पाठ पढ़ाएगी। मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर, शरीयत का बहाना लेकर AIMIM के लोग हमेशा से राजनीति करते आए हैं। इस तरह की गंदी राजनीति आपके हैदराबाद में तो चल सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चलेगी। हमारी एकता, अखंडता, भाईचारा को यदि आप तोड़ने का प्रयास करेंगे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब दर्शकों, एक और किरदार है जो बार बार शांति को भंग करना चाहता है। इसको भी आप देख लीजिए। यह है ममता के विधायक जो कह रहे हैं 100 के बदले 500 हो जाएंगे। यानी पूरी साजिश की जा रही है। दर्शकों, एक तरफ ये बात करते हैं बाबरी मस्जिद बनाने की, और दूसरी तरफ सीधे धमकी भी दे रहे हैं कि अगर हमारी संख्या बढ़ी तो चिंता की बात हो जाएगी। यानी ममता के विधायक हुमायूं ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। साथ ही हुमायूं ने बाबरी बनाने के पीछे अपना मकसद भी साफ कर दिया है। टीएमसी विधायक ने कहा कि अभी मुसलमान 37% है, जब तक बाबरी मस्जिद पूरी नहीं होगी हम 40% हो जाएंगे। हमें कोई रोकने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर करेगा तो हम शहीद हो जाएंगे। अगर हमारे 100 लोग जाएंगे तो हम अपने साथ 500 ले जाएंगे। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद को लेकर भी एक विवादित बयान दिया है। टीएमसी विधायक ने कहा कि मुर्शिदाबाद में मुसलमान 70% है। जो कोई भी हमारे खिलाफ होगा उसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। ये सीधे धमकी दे रहे हैं। यानी ममता के विधायक खुलेआम नफरती बयान दे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को कोई चिंता नहीं है। जबकि हुमायूं के जहरीले बयानों पर ममता अब तक चुप हैं, कुछ नहीं कह रही हैं। दरअसल हुमायूं ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है, लेकिन हिंदू संगठन बाबरी के नाम पर मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठन का कहना है विरोध भी दिया और विरोध भी किया गया, जवाब भी दिया। हुमायूं ने अंजाम भुगतने वाली अब धमकी दे दी है। सोचिए आप, हिंदुओं को सीधे धमकी दे रहे हैं और उकसावे वाली सियासत कर रहे हैं। सुनिए जरा। এখানে 72 আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো, এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা। কেউ বলেছে তো ইউপির लोग वो मंदिर बनाइए, गिरजा बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, मस्जिद बनाए, वो कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने धर्म स्थान बनाइए। लेकिन नामकरण और 6 दिसंबर को लेकर ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहा है। इनकी कीमत नहीं है, ऐसे लोग बयान करते रहते हैं। जो गली में है ना, ऐसे कुत्ते की आवाज मत बढ़ाओ, ऐसे आवाज नहीं बढ़ाना ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों के खिलाफ हम भी है खड़े, डट के खड़े, क्योंकि देश में जात और धर्म के ऊपर जो विभाजन करना चाहते उनके लिए ऐसे बयान सहायक होते जाते हैं। अब दर्शकों, मैं आपको एक और तस्वीर बताऊंगा। इधर बात हो रही है जिहाद की, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उनको अब राधे राधे से दिक्कत हो गई है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। लेकिन दर्शकों, सवाल यह कि राधे राधे से क्या समस्या है, आइए आपको बताते हैं क्या हुआ। एक तरफ मौलाना है, दूसरी तरफ है कांग्रेस के सीएम। सोचिए आप, सीएम पद पर तैनात हैं, लेकिन उन्हें बच्चों के सामने राधे राधे से दिक्कत हो रही है। आइए आपको दिखाता हूं। सीएम सुक्खू पहुंचे हुए थे तो बच्चों ने उनसे राधे राधे सर कहा, फिर सुक्खू ने क्या कहा, सुनिए पूरी तस्वीर। राधे राधे की नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे की बोलते हैं, राधे राधे की नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे की नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे की बोलते हैं, राधे राधे की नमस्कार, राधे राधे। सोचिए आप,
कांग्रेस के सीएम को राधे राधे से दिक्कत है, लेकिन आप इधर भजनलाल शर्मा बीजेपी के मुख्यमंत्री है राजस्थान के, अब वो क्या कह रहे हैं राधे राधे पर सुनिए जरा। राधे 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 वाह, बहुत अच्छा। राधे राधे वाह, राधे 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 राधे। सवाल ये दर्शकों कि ये तो सिर्फ और सिर्फ अभिवादन है, तो उससे दिक्कत क्या है। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इधर सीएम सुक्खू को राधे राधे से दिक्कत है, तो उधर योगी आदित्यनाथ ने राधे राधे पर क्या कहा है वो जरा आपको सुनवाता हूं, प्ले कीजिए। राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। अब सोचिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं अपना पूरा जीवन काट दूंगा, लेकिन अब बात करेंगे दर्शकों योगी आदित्यनाथ के एक्शन की, जो अब पूरे देश भर में होने लगा है। और आज इसका संपूर्ण विश्लेषण मैं करने वाला हूं, इसलिए कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जहां पर अवैध कब्जा वहां पर बुलडोजर रोहिंग्याओं पर भी गरजने लगा है। दिखाइए जरा पहली तस्वीर, यह दिल्ली झंडेवालान के पास अवैध कब्जा हटाया गया। दिखाइए जरा कैसे बुलडोजर एक्शन दिल्ली में शुरू हो गया है। अब दर्शकों दिल्ली के बाद आपको लेकर चलता हूं सीधे राजस्थान के अजमेर। देख रहे हैं आप, अजमेर में भी जबरदस्त बुलडोजर एक्शन होने लगा है, लेकिन वहां पर विरोध भी किया गया है। देख रहे हैं आप, अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन है, लोगों ने वहां नारेबाजी भी की है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों उत्तराखंड में, जहां अवैध मजार बनाई जा रही है और उस पर धामी की स्ट्राइक है, यानी बुलडोजर चला यूपी से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान और पहुंच गया है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के बाद बुलडोजर आगे बढ़ गया है दर्शकों, कहां बिहार में आ गया। देख रहे हैं आप, घुसपैठियों के ठिकाने लगाया जा रहा है बुलडोजर से। नहीं, हम मर्जी से काम करेंगे। अरे पत्ता उधर चिटक रहा है। अब बिहार के बाद बुलडोजर पहुंच गया है मध्य प्रदेश, जहां पर लव जिहाद के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। और ये एक्शन बताने के लिए काफी है कि गलत किया जाएगा तो एक्शन जबरदस्त होगा। लेकिन दर्शकों, आपने हर एक राज्य की तस्वीर देख ली, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई है वो तस्वीर आपको दिखाता हूं। वो है उत्तर प्रदेश, अयोध्या में, जहां पर रामपथ में अवैध मस्जिद आई और उस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर ली है अयोध्या में, क्योंकि मांग की जा रही है कि अवैध जहां जहां है उसे हटाया जाए। जो भी शासकीय संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस करेगा तो फिर शासन का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। बुलडोजर वही है, एक्शन भी वही है, लेकिन इस बार जगह बदल गई, शहर बदल गए, राज्य बदल गए, जज्बात बदल गए और योगी मॉडल से हालात भी बदल गए हैं। चाहे दिल्ली में मंदिर की जमीन पर कब्जा हो, देवभूमि में सरकारी जमीन पर मजारों का अतिक्रमण, योगी स्टाइल में बुलडोजर की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। बिना भेदभाव हर उस ठिकाने को ध्वस्त किया जा रहा है जहां अवैध कब्जा है। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है निरंतर, चाहे गांव हो या शहर, मानो बुलडोजर में टर्बो इंजन लग गया है। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे जबरदस्त एक्शन हो रहा है और यह बुलडोजर एक्शन क्यों अच्छा है, इससे विकास भी हो रहा है। दर्शकों, क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं,
एक तरफ जो अवैध निर्माण है उस पर कैसे बुलडोजर गरज रहा है, आप देख रहे हैं। इधर योगी आदित्यनाथ ने जो बुलडोजर वाला फॉर्मूला दिया है वो पूरे देश में चल रहा है, उसकी गूंज सुनाई दे रही है दर्शकों। बुलडोजर से सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है और वहां पर कहीं मकान बन रहा है, कहीं वहां सड़क बनाई जा रही है। दिल्ली से राजस्थान तक अवैध कब्जा हटाओ अभियान चल रहा है और अब बुलडोजर एक्शन की मांग अयोध्या में भी शुरू हो गई है। अयोध्या में ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग की जा रही है जो रामपथ पर है। हिंदूवादी संगठन और प्रशासन के बीच इसको लेकर भारी तनाव है। बुलडोजर एक्शन की मांग को लेकर संत धरने पर बैठ गए हैं। हिंदूवादी संगठन सड़क चौड़ीकरण का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है ईदगाह और मस्जिद हटाया जाए क्योंकि यह विकास में बाधा है। अब इसको लेकर संत धरने पर बैठ गए। अब सवाल ये कि क्या एक्शन लिया जाएगा, महत्वपूर्ण बात यही है और संत इसे लेकर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाता हूं। चौड़ीकरण का शुरुआत हुआ उस समय तमाम घर दुकान ये सब तोड़े गए, उस समय भी नोटिस दिए होंगे ना, उस समय वो दरगाह तोड़ा नहीं है तो उस समय प्रशासन क्यों नहीं तोड़वाया? मांग हमारी है कि जो अतिक्रमण वहाँ अवैध हुआ है उसको प्रशासन हटाए, उसको ध्वस्त करे। नाप करके निशान लगा दिया गया है लेकिन किसी प्रकार के लिए हमको मान्य नहीं है। ड्योढ़ी रौनाही मार्ग के चौड़ीकरण व उच्चीकरण के जद में जितने भी वृक्ष आए पीपल के और जितनी भी 40 किलोमीटर कामाख्या देवी तक के मार्ग में जितनी छोटी बड़ी मंदिरें आई उन्हें हटाया गया। अतिक्रमण के जद में रही तो हटाया गया, बट वहीं पर एकमात्र ऐसा विशेष कम्युनिटी का जो है एक इबादत गाह जिसको वहीं पर संरक्षित कर दिया जा रहा है पिछले 3 साल से, जो कि अवैध है, पूर्ण रूप से हिंदुओं की जमीन में बना है। आधी ईदगाह जो है वो पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट की जमीन में है। यहाँ पर बैठे हुए हिंदू ये नहीं कि इनकी खुद की जमीन है जिसे वो मांग रहे हैं, ये तो केवल इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि गवर्नमेंट अपनी जमीन एक्वायर कर ले। अब दर्शकों आपको लेकर चलता हूं अजमेर, क्योंकि वहां पर बुलडोजर को लेकर भारी विरोध हो गया है। देख रहे हैं आप, बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो भारी विरोध होने लगा। सुनवाइए जरा लोगों ने कैसे नारेबाजी की। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, ये बुलडोजर का एक्शन कई लोगों को पच नहीं रहा है। वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। अब दर्शकों दोनों तस्वीर आपको बता दी, जहां एक तरफ दिल्ली में विरोध हो रहा है वहीं अजमेर में विरोध किया जा रहा है। लेकिन हो क्यों रहा है ये सब? क्योंकि अजमेर में बुलडोजर एक्शन का विरोध होने लगा है। दर्शकों, नगर निगम की कार्रवाई का व्यापारी विरोध करने लगे हैं। अचानक हुई तोड़फोड़ से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आरोप है कि उर्स मेले के लिए कार्रवाई करना ठीक नहीं है। बताइए, व्यापारियों ने आरोप लगाया कि निगम कार्रवाई के दौरान दुकानों के बाहर तोड़फोड़ से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि निगम की टीम इसे अतिक्रमण पर एक्शन बता रही है। वहीं दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में बुलडोजर के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं। बुलडोजर को देखकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश फैल गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को संभाल लिया है। आपको जानकारी देने, मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। दावा है कि मंदिर की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, जिसे हटाने के लिए आज दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और इसे लेकर जबरदस्त हंगामा भी हुआ है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
ये बैरिकेड जो है वो यहाँ पर अब दोबारा से जो है वो स्थित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। उन लोगों का ये कहना था कि उनको मंदिर के उस प्रांगण में प्रवेश जो है वो दिया जाए जहां पर यह एक्शन हो रहा है। लेकिन फिलहाल अब आप देख सकते हैं ये तस्वीर, यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन जो है वो लाठीचार्ज करता हुआ, लाठी के जरिए जो है वो अब यहाँ पर लोगों को पीछे खदेड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़े थे बैरिकेड की तरफ, उसके बाद अब इन लोगों को यहाँ से पीछे जो है वो हटाया जा रहा है। एक सबसे अहम तस्वीर हम आपको दिखाएं, अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं वो सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं। जो महिलाएं इधर आपको नजर आ रही थी वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है और उन लोगों की यही मांग है कि इस मंदिर परिसर को जो है वो ना तोड़ा जाए। लेकिन दर्शकों, बुलडोजर एक्शन तो आपने देख लिया। एक और खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, जहां भारी विरोध हो रहा है, वो विरोध है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट को लेकर, क्योंकि वहां पर मुस्लिम छात्रों को एडमिशन दिया जा रहा है। अब हिंदुओं का कहना है कि सब कुछ हमारा, पैसा हमारा, लेकिन एडमिशन मुसलमानों को क्यों मिले, इसको लेकर विरोध हो रहा है। सुनिए जरा। अब आप सोचिए दर्शकों, श्राइन बोर्ड में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसकी सीट पर मुसलमानों के एडमिशन पर भारी विरोध होने लगा। यह विरोध क्यों हो रहा है इसे समझिए आप, क्योंकि जम्मू में मुस्लिम छात्रों के खिलाफ विरोध काफी बढ़ गया है। यह विरोध वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट में एडमिशन को लेकर है। हिंदूवादी नेता सीट आवंटन में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि श्राइन बोर्ड हिंदू छात्रों से नफरत करता है, क्योंकि 50 में से 45 सीटें मुस्लिम छात्रों को आवंटित कर दी गई हैं। सोचिए, जिनका श्राइन और इसकी परंपराओं से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसे में मुस्लिम छात्रों का एडमिशन रद्द करने की मांग होने लगी है। इसके पीछे हिंदूवादी संगठनों ने कई और दलीलें भी दी हैं। क्या? जैसे माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट सिर्फ हिंदुओं यानी श्रद्धालुओं के पैसे से चलता है और हिंदुओं के पैसे से चलने वाले इंस्टीट्यूट पर सिर्फ हिंदुओं का हक है। आपको यह भी बता दें कि इस आंदोलन में 60 धार्मिक संगठन शामिल हुए हैं, जो अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और एक साथ श्राइन बोर्ड के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि शंखनाद हो चुका है तो इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? सुनिए जरा हिंदूवादी संगठन क्या कह रहे हैं। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप देखेंगे हाथों में पोस्टर बैनर लिए और हाथों में जो है जय श्री राम के झंडे लिए ये जो माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जम्मू के लोगों को उनका हक दिया जाए और ये जो सीट एलोकेशन हुई है इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। तस्वीरें जो हैं आप जम्मू के रघुनाथ मंदिर के बाहर की देख रहे हैं, जहाँ पर ये जो मेंबर्स हैं इस कमेटी के ये मेंबर्स यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग सिर्फ इनकी यही है कि हिंदू छात्रों के साथ, हिंदू धार्मिक भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया है वो बंद किया जाए। लेकिन दर्शकों, आज आपको सुनना चाहिए, योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है एकता को लेकर। सुनिए जरा। हमने कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं यही सब कुछ है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी उपासना विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। हमने सब कुछ होते हुए भी कभी भी अपनी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा। जो आया उसको शरण दिया, जिसके ऊपर विपत्ति आई उसके साथ खड़े हो गए, जिसके सामने कोई चुनौती आई उसकी चुनौती का सामना करने के लिए सनातन धर्मावलंबी उसके साथ सहयोग के लिए खड़ा हो गया। अन्याय नहीं होना चाहिए, जियो और जीने दो की प्रेरणा अगर किसी ने दी है तो अब भारत की भूमि ने दी है। खबरों में आगे बढ़ूं दर्शकों, उससे पहले आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं जो आज उत्तर प्रदेश से सामने आई है। उत्तर प्रदेश में बड़ा एक्शन हुआ है। ये वो शख्स है दर्शकों, बदायूं का इशाक, जो देवी देवताओं के लिए अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। सुनिए जरा, ये कैसे हिंदुओं की भावनाओं को ताक पर रखता है। सुनिए जरा। एक बात समझ नहीं आती, इन तो के 33 करोड़ तो देवी देवता हैं, प्लस सरकार इनकी, प्रशासन इनका, फिर भी खतरे में हैं। तो अगर सुरक्षित रहना है तो अपनी
फिर तुमसे कोई नहीं कहेगा। अब ये भूल गया था दर्शकों कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है, देख लिए। ये कह रहा है कि सरकार भी इनकी है, फिर भी ये लोग डरते हैं, खतरे में। अब सुनिए जरा, ये पुलिस के हाथ लग गया, क्या कह रहा है, सुनिए जरा। मुझे माफ कर दो, आज के बाद किसी भी धर्म के खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा। यूपी महाराज की पुलिस, मुझे माफ कर दो, आज के बाद किसी भी धर्म के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। यूपी महाराज की पुलिस, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आज के बाद किसी भी धर्म के खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा। यूपी महाराज की पुलिस। उत्तर प्रदेश में रहकर ये सरकार को धमकी दे रहा है, जिसने कुछ नहीं बिगाड़ा उन सबको धमकी दे रहा है। एक तरफ माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ जो धमकीबाज हैं, जो बदमाश हैं, वो अपने पैरों पर भी चलने लायक नहीं है। और दर्शकों, इसलिए तो आज आपको बता रहा हूं, अखिलेश यादव भी कहने लगे हैं उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का जमाना है। सुनिए जरा। जमाना सीबीआई का नहीं है, ये जमाना बुलडोजर का है। बुलडोजर कहां है? बुलडोजर कब चलेगा? ये जमाना सीबीआई का नहीं है। बुलडोजर का जमाना है, अखिलेश कह रहे हैं दर्शकों। लेकिन अब खबर एक और बड़ी आपको दिखाने वाला हूं, सीधे लेकर चल रहा हूं। पाकिस्तान में इमरान खान का मर्डर हो गया है, जिंदा हैं या उनकी मौत हो गई है, एक जानकारी आपको दूंगा। पहली तस्वीर दिखाइए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, ये तस्वीरें जो हैं अलग अलग मीडिया हैंडल से शेयर की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ये है उनकी तस्वीर, लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, ये वायरल तस्वीरें, इनको लेकर अभी पुष्टि नहीं की गई, इसलिए अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और इमरान खान के समर्थक अब भी अदियाला जेल के बाहर हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। वो इस दुनिया इमरान खान साहब के लिए बहुत अजीबोगरीब और बुरी बुरी खबरें ट्विटर के ऊपर इस वक्त फैली हुई हैं कि खुदा ना करे वो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरी अपील है आर्मी चीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, इदारों से, कि प्लीज़ हमें बताएं कि वो कैसे है। 22-25 दिन हो गए, ना उनको उनकी बहनों से मिलने दिया जा रहा है, ना वकीलों को मिलने दिया जा रहा है, कुछ पता नहीं है कि वो कैसे है। प्लीज़ आप हमें बताएं कि वो कैसे है, प्लीज़। इमरान खान के समर्थक परेशान हैं और इधर पाकिस्तान में मुनीर के एआई वीडियो बन रहे हैं जो बता रहे हैं कि मैंने इमरान को मारा है। ये एआई जनरेटेड वीडियो हैं जो मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं। सुनिए। I killed Imran Khan and I take responsibility for it. I want to destroy Pakistan. I killed Imran Khan and I take responsibility for it. I want to destroy Pakistan. ये दर्शकों एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। क्या ये मुनीर करवा रहा है? क्योंकि अदियाला जेल के बाहर इमरान की आजादी की मांग हो रही है, लेकिन न शहबाज कुछ कह रहे हैं, न मुनीर कुछ कह रहा है। सुनिए इमरान के समर्थक क्या कह रहे हैं। रिहा करो खान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो, शर्म करो, हया करो खान को, रिहा करो, शर्म करो, हया करो खान को, रिहा करो। पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहा है। कराची में तस्वीर आप देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए। इमरान को रिहा करने की मांग होने लगी है। तो इमरान खान को रिहा करने की मांग की जा रही है। और पूरे पाकिस्तान में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन अब तेज होता जा रहा है। अब दर्शकों इस्लामाबाद की सड़कों पर भी इमरान के समर्थक आ गए और उनका कहना है इमरान खान को रिहा करें। ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है, क्योंकि मुनीर पूरा पाकिस्तान खत्म करना चाहता है और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, यानी गृह युद्ध जैसे हालात। आजादी हिंदी भी बोले, आजादी पंजाब भी बोले, आजादी मरियम भी सुन ले, आजादी ये जंगल जंगल, आजादी
क्या पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का जेल के अंदर मर्डर हो गया है? क्या मुनीर के इशारे पर इमरान को फांसी पर लटका दिया गया है? आखिर 26 दिनों से इमरान की कोई खबर क्यों नहीं मिल रही है? इमरान की बहन भी जेल में भाईजान से मिलने की गुहार लगा रही है, लेकिन शहबाज की सरकार इजाजत नहीं दे रही। इमरान खान को आपने कैद तन्हाई में डाला हुआ, क्यों? क्या डर है उनसे और किस वजह से? हमें क्या पता वो ठीक है कि नहीं। हमारी कल एक ही रिक्वेस्ट थी, हमने कहा था एक हमारी मेरी बहन को चल, ताकि हम जाके देख सकें कि इमरान खान ठीक है, इमरान खान की सेहत ठीक है। हमें क्या पता है, ये इतने जालिम लोग हैं, हमें क्या पता ये क्या कर रहे हैं उनके साथ। अदियाला जेल से लेकर कराची तक इमरान खान के समर्थक सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने शहबाज सरकार और सेना दोनों को साफ चेतावनी दे दी है, इमरान खान का सच बताओ वरना जनता जेल से लेकर सड़कों तक कोहराम मचा देगी। अब दर्शकों, आज कई सवाल हैं जो पाकिस्तान में पूछे जा रहे हैं और इमरान के समर्थक और उनकी बहनें जेल के बाहर मौजूद हैं। लेकिन क्या हो रहा है? इमरान खान को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं। दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, सोशल मीडिया पर मौत वाली तस्वीरें तक वायरल हो रही हैं, लेकिन इमरान की बहनें और समर्थक अदियाला जेल के बाहर डेरा डाले हुए हैं। इमरान के बेटे भी उनके जिंदा होने का सबूत मांगने लगे हैं। इमरान की बहन अलीमा खान मुलाकात की मांग कर रही हैं, शहबाज सरकार मुलाकात की मंजूरी नहीं दे रही है और इसके बाद शक और ज्यादा गहराने लगा है। आप समझिए इसे। अदियाला जेल प्रशासन ने इमरान पर बयान जारी कर दिया है। बयान में कहा कि इमरान खान जेल में पूरी तरह से ठीक हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है, इमरान को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट भी नहीं किया गया है। इमरान का परिवार जेल प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। अगर इमरान ठीक हैं तो भाई मिलवा क्यों नहीं रहे? मिलवा दीजिए, क्या दिक्कत है? इमरान खान के परिवार और समर्थकों को डर है मुनीर के इशारे पर इमरान को फांसी तो नहीं दे दी गई है और संविधान संशोधन के बाद मुनीर को असीमित शक्ति मिल गई है, ताकतवर बन गया है। इमरान को जुल्फिकार भुट्टो के जैसे फांसी देने की आशंका भी है। इमरान की सेहत पर 4 हफ्ते से कोई मेडिकल बुलेटिन तक जारी नहीं हुआ है और 26 दिनों से इमरान को लेकर कोई जानकारी भी नहीं है। तो सवाल यह कि इमरान कहां है? मौत की अफवाह पर पाकिस्तान सरकार चुप्पी साधे हुए। इमरान जेल में या कोई तस्वीर या कोई फोटो भी अब तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, ये इमरान के समर्थक पूछ रहे हैं। लेकिन आज हमारे डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव एडिटर शवन सेन ने इमरान खान की बहन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। वो क्या कह रही हैं, सुनवाता हूं आपको। नूरिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अडियाला जेल के बाहर, सवाल ये उठ रहा है कि क्या आप लोगों को पता है कि इमरान खान की हालत इस वक्त कैसी है? कोई आपसे बातचीत की गई है? आपको बताया गया है कि इमरान खान जिंदा है कि नहीं? नहीं, हमारे से किसी ने कोई रब्ता नहीं किया और ना हमें कोई बात बताई है और अभी तक उसी तरह ही है कि एक किसी जेल के किसी ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन किसी ने हमारे से कोई बात अभी तक नहीं की। तो अभी तक बात वैसे ही है और आप सोच सकते हैं कि ये कितनी परेशानी और तकलीफ की बात है कि आप एक किसी को जेल के अंदर रख के और आप उनके सारे बाहर से राब्ते बंद कर दें। नूरिन जी, आपकी बहन से भी मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि डॉक्टर उज़मा से लास्ट बातचीत हुई इमरान खान से और लगातार ये कोशिश किया जा रहा है कि इमरान खान की जो वो बात करना चाहते हैं, आवाम से जो बात करना चाहते हैं, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या आप बता सकते हैं कि आखिरकार कौन इमरान खान की आवाज़ आवाम के पास पहुँचाने से रोक रहे हैं आपको? देखिए, वही रोक रहे हैं जिनके पास रोकने की ताकत है। जो पाकिस्तान में इस वक्त अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं वही रोक रहे हैं, क्योंकि जेल के हुकाम जो हैं या जेल के अंदर जो लोग हैं वो तो जेल मैन्यूअल के मुताबिक चलते हैं। उनको तो पता है कि हर कैदी की हर हफ्ते मुलाकात लाजमी है। हर जेल के अंदर हर कैदी के लिए ये है कि उसकी हर हफ्ते मुलाकात होती है। अब इमरान खान अकेले हैं जिनका पहले भी पिछले साल भी इन्होंने एक हफ्ते 3 हफ्ते बंद कर दिया, कोई राब्ता काट दिया और ये दूसरी दफ़ा है कि मुझे तो लगता है 4 हफ्ते होने को है
जब से उनसे मुलाकात मेरी वो जो बहन डॉक्टर उस्मा की हुई थी, उसको मेरा ख्याल है 3-4 हफ्ते हो गए। अब दर्शकों इस पर सस्पेंस बना हुआ है और पाक सीनेटर खुर्रम ज़ीशान क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं। देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तकरीबन आज उनको आइसोलेशन में 1 महीना पूरा होने को है और उनकी फैमिली, उनके लॉयर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनमें से किसी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। लेकिन ये है कि रूमर्स जो उनके बारे में फैलाई गई थी उनका हमें कम से कम इतना बताया गया, गारंटी दी गई है कि ही इज फाइन, ही इज इन अडियाला एंड ही इज ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और जाहिर है यही बात है कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में इतने ज्यादा पॉपुलर है कि उनकी एक पिक्चर जो है तो वो पूरा सिनेरियो चेंज कर देती है। तो रजीम जो पाकिस्तान में इस वक्त इम्पोज्ड है, दे फील थ्रेटन्ड, दैट्स ओनली रीजन। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, मुनीर इतना ताकतवर बन गया है पाकिस्तान में कि शहबाज को डर लग रहा है उनकी कुर्सी चली जाएगी। खबर है कि तख्ता पलट के डर से शहबाज भी भाग गए हैं। लेकिन इधर आपको बताऊं, शहबाज भागेंगे तो मुनीर के सामने कौन खड़ा होगा? दिखाइए अगली तस्वीर, ये आप देखिए। नवाज शरीफ खेल खत्म करने वाले हैं मुनीर का। आपको जानकारी दे रहा हूं मैं, मुनीर सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली बन गया पाकिस्तान में। लेकिन नवाज शरीफ ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो मुनीर की शक्तियों को खत्म कर देगा। और इसलिए खबर है कि अब नवाज शरीफ ताकत पूरी लेने वाले हैं मुनीर की। क्या मुल्ला मुनीर को हटाने का खेल शुरू हो चुका है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुनीर का पत्ता कट सकता है। दर्शकों, नेशनल असेंबली में नवाज शरीफ की पार्टी को बहुमत मिल गया है। दावा है कि नवाज शरीफ फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नवाज शरीफ नहीं चाहते मुनीर को CDF बनाया जाए। मुनीर को हटाने के लिए नवाज संविधान संशोधन भी कर सकते हैं। नवाज शरीफ 28वां संविधान संशोधन ला सकते हैं और नवाज की पार्टी को अब बिलावल की पार्टी PPP की जरूरत भी नहीं है। सरकार ने मुनीर के CDF बनने का नोटिफिकेशन भी अब तक जारी नहीं किया है और मुनीर को CDF बनाने का फैसला बहुत दिक्कत वाला बन गया। सेना के अंदर भी विद्रोह की खबर है। नवाज आसिफ जरदारी को भी राष्ट्रपति पद से हटाना चाहते हैं। यानी शहबाज सरकार ने संविधान में 27वां संशोधन किया, मुनीर को ताकतवर बनाया, CDF का पद भी दिया गया। लेकिन संशोधन से मुनीर को असीमित शक्तियां मिल गई हैं और अगले 5 साल तक मुनीर को तीनों सेनाओं का चीफ बना दिया गया है। पाकिस्तान में चुनाव भी मुनीर की निगरानी में ही होंगे। मुनीर के हाथों में परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी आ गया है और मुनीर को राष्ट्रपति के बराबर लीगल कवर भी दिया गया है। जिंदगी भर लीगल केस में मुनीर को इम्यूनिटी मिलेगी। नवाज शरीफ अब मुनीर की असीमित शक्ति को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। यानी पाकिस्तान में उथल पुथल मची हुई है। सुनिए पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहे हैं। जी, नवाज शरीफ की ये कोशिश थी शुरू से ही कि उस वक्त तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे और उसकी कोशिश नहीं करेंगे जब तक पार्लियामेंट में उनकी मेजॉरिटी नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कमजोर प्राइम मिनिस्टर बने। इस वक्त मेजॉरिटी चूंकि नवाज लीग की पार्लियामेंट में आ चुकी है और यही वजह है कि अब जो नवाज लीग है उसको किसी भी इत्तेहादी की जरूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं है। तमाम फैसले वो लेने के लिए खुद जो है वो आगे आ जाएंगे और यही वजह है कि नवाज शरीफ अब कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और आसिफ जरदारी जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है पर उनको भी उनके पद से हटाया जाए और वो सारी पावर जो है नून लीग के पास आ जाए। और इसमें वो क्या क्या पावर्स उनके पास आती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अब मैं दर्शकों आपको एक और तस्वीर बताने वाला हूं। पाकिस्तान में गृह युद्ध की बात हो रही है और इधर TTP लगातार पाक सैनिकों को ठिकाने लगा रही है और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन दर्शकों आज तो पाकिस्तान भी मान गया है कि TTP ने उनके 1-2 नहीं 4000 सैनिकों को मार दिया है। सुनिए जरा, पाकिस्तानी सरकार में मंत्री खुद दावा कर रहे हैं। 2021 से लेकर अब तक 4000 हमारे जवान, हमारे फौजी अफसर शहीद हो चुके हैं, 20,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है कि हम अच्छी चीजें करते जाएं। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और आपके लिए खबर लेकर आया हूं, सावधान करने वाली खबर। जो तटीय इलाके हैं, जो भारत के तटीय राज्य हैं, वो सावधान हो जाएं क्योंकि तूफान आया है और तूफान में
123 लोग उड़ गए। सोचिए आप, 123 लोगों की जान चली गई है। दिखाता हूं तस्वीर। ये तूफान श्रीलंका में आया है और भारत के तटीय इलाके भी खतरे में हैं, जद में हैं। दर्शकों देख रहे हैं आप, ये सुनिए जरा प्राकृतिक आपदा कितनी भयानक है। ये तो एक तस्वीर है दर्शक। श्रीलंका में इस समय नदियां उफान पर है, देख रहे हैं आप। कई सारी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जो बता रहा है कि श्रीलंका में और भारत के तटीय राज्यों में खतरा बढ़ सकता है। अब आपको एक और तस्वीर बताता हूं। श्रीलंका में कई शहरी इलाकों में भी पानी आ गया, देख रहे हैं आप। कई इलाके डूब गए हैं, कई बिल्डिंग्स डूब गई हैं, जो बता रहा है कि पानी और जबरदस्त बढ़ता जा रहा है, जो दिक्कत ही दिक्कत पैदा करेगा। अब आपको एक और तस्वीर बताता हूं दर्शकों। श्रीलंका में इस समय पुल और कई इलाके, सड़कें बह गई हैं, देख रहे हैं आप। बाढ़ से बर्बादी हो गई है। तूफान ऐसा है, इसका नाम है दितवा तूफान दर्शक, और ये जबरदस्त कहर बरपा रहा है पूरे श्रीलंका में। अब शहरी इलाकों की तस्वीर दर्शकों आपने देख ली, ब्रिज देख लिए, लेकिन अब आपको बताता हूं श्रीलंका में वन्य जीव भी हैं, उनकी क्या स्थिति है देखिए दर्शक। जंगल में पानी पानी है, जान बचाने के लिए जानवर भी पेड़ पर चढ़ गए दर्शक। कोई एक जानवर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि श्रीलंका में वन्य प्राणी भी इस समय खतरे में है। अब मैं दर्शकों आपको एक और तस्वीर बताने वाला हूं। एक तरफ जंगल में भी पानी ही पानी है, शहरों में पानी पानी है, लेकिन इधर रेस्क्यू किया जा रहा है। पुल पर फंसे लोगों का रेस्क्यू देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूं, देख रहे हैं आप। यहां एक बच्चा फंस गया है, पेड़ पर फंसे हुए शख्स को बचाया जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए। और दर्शकों देखा आपने कैसा जबरदस्त कहर इस समय श्रीलंका में आया हुआ है, लेकिन यह खतरा भारत पर मंडराने लगा है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवा से भारी तबाही हुई है। भीषण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति से पूरे देश में कोहराम मच गया है। प्राकृतिक आपदा में अब तक 123 लोगों की मौत हो गई है। चक्रवात दितवा की चपेट में आने से सैकड़ों लोग लापता हो गए। करीब 4400 से ज्यादा घर ध्वस्त हो गए। आपको बताएं श्रीलंका की नदियां इस तूफान की वजह से उफान पर हैं। तेज रफ्तार पानी ने सड़कों को नुकसान पहुंचाया है। कई लोग फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू भी किया जा रहा है। आपको बता दें इसमें श्रीलंका एयरफोर्स की टीम जान बचाने में जुटी हुई है। कोलंबो कैंडी में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है दर्शकों। आपको यह भी बता दूं कई इलाके हैं जो तटीय हैं और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। और 2017 के बाद श्रीलंका में अब तक की ये सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आप देख रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान की वजह से विमान सेवाएं भी प्रभावित हुई है। कई भारतीय भी फंसे हुए हैं। कोलंबो एयरपोर्ट पर करीब 300 इनकी संख्या है। चक्रवात दितवा एक शक्तिशाली तूफान है दर्शकों। बंगाल की खाड़ी में ये साइक्लोन बना है। आपको बताएं दितवा तूफान भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। चक्रवात की वजह से कई जगह पर अलर्ट जारी कर दिया है। समुद्री इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं
और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में इसका खास असर देखा जाएगा। इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं शुरू भी हो चुकी हैं। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है और तमिलनाडु पहुंचने की उम्मीद है। कल सुबह तक और ज्यादा तीव्रता से यह पहुंचने वाला है। अब मैं दर्शकों आपको तस्वीर बताने वाला हूं। जो अभी तक आपने देखा है वही बहुत बड़ी तस्वीर है, लेकिन कैसे ड्रोन से ये शॉट लिए गए, दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। पूरा का पूरा इलाका डूब चुका है और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये ड्रोन कैमरे को दिखाती है। अब मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूं, अभी जैसा मैंने कहा कि अभी इस समय श्रीलंका में भारी तूफान आया हुआ है, लेकिन इधर भारत पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपको बताता हूं दर्शकों, ये आप देख रहे हैं रामेश्वरम तमिलनाडु की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां भारत में दितवा की दस्तक आ गई है। देखिए बाढ़ और बारिश। अब दर्शकों आपको बताता हूं, पुडुचेरी में देख रहे हैं आप, अलर्ट घोषित कर दिया है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप तटीय इलाकों में ना जाएं, लेकिन ये कहर बरपाने वाला है। अब भारत में दितवा पर अलर्ट है दर्शकों और भारत में तूफान आ गया है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम कितनी तैयार है, सुनिए जरा। अभी श्रीलंका की कोस्टल एरिया के ऊपर केंद्रीभूत है। 30 तारीख अर्ली मॉर्निंग को नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट के आसपास साउथ वेस्ट बंगाल पे ये पहुंचेगा। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 29 और 30 को होगा। नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, एडजनिंग एरियाज ऑफ रायलसीमा एंड तमिलनाडु, ये सभी इलाका में हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 29 और 30 को। हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें लो लाइंग एरिया इनंडेशन हो सकता है, लोकलाइज फ्लडिंग हो सकता है, अर्बन फ्लडिंग भी हम देख सकते हैं। फ्लैश फ्लड की आशंका है। कोई भी फिशरमैन समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली साउथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी कोस्ट, श्रीलंका कोस्ट के आसपास। तमिलनाडु में हमें जो साइक्लोन दितवा को देखते हुए 14 टीमों की तैनाती की गई है और अभी एडिशनल टीम्स भी मांगी गई है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी उसकी तैनाती के लिए, उसको देखते हुए हमारी 10 टीमें 5 पुणे से और 5 वडोदरा से एयरलिफ्ट की जा रही हैं। अब दर्शकों आपको बताता हूं, ये कठिन समय है और भारत पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी मुल्क है, माफ कीजिएगा, और भारत ने अब आपदा की इस घड़ी में श्रीलंका की मदद की है। पड़ोसी देश श्रीलंका में भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और आपदा की इस घड़ी में भारत श्रीलंका के साथ है। दर्शकों, पीएम मोदी ने लगातार इसके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और आपको बताऊं मैं, भारतीय सेना की पूरी तैयारी देख रहे हैं आप, श्रीलंका पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और मैत्री सहयोग को समुद्री मार्ग से आगे पहुंचाया गया। लेकिन भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है मदद के लिए, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। इस आपदा की घड़ी में भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ा लिया है। भारत ने मदद को ऑपरेशन सागर बंधु नाम दिया है। दर्शकों, समुद्री मार्ग से 27 टन राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। भारतीय वायुसेना का IL-76 एयरक्राफ्ट कोलंबो पहुंचा हुआ है और रेस्क्यू में हाथ बटाने के लिए एनडीआरएफ के 80 सदस्य गए हैं। आपको यह भी बता दें, भारत ने 2 चेतक हेलीकॉप्टर भी श्रीलंका भेजे हैं। भारत की इस राहत काम में INS विक्रांत को भी लगाया गया है। पीएम मोदी ने श्रीलंका को हर सहायता का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। पीएम मोदी ने कहा, जरूरत पड़ने पर और मदद की जाएगी। उन्होंने हालात जल्द ही ठीक होने की भी कामना की है। पीएम ने भारत में भी लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। आपको जानकारी दे दें, समुद्री इलाकों में रहने वालों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। आप भी इस बात का विशेष ख्याल रखें। अब मैं आपको बताता हूं, भारत ने ऑपरेशन शुरू किया है और भारत में क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसी तैयारी है, कैसी मदद भेजी जा रही है, सुनिए जरा।
जी, श्रीलंका में साइक्लोन का जो इम्पैक्ट हुआ था इनिशियल, उसमें काफ़ी बारिश हुई थी। मूसलाधार बारिश की वजह से फ्लडिंग आई है, लैंडस्लाइड्स की सिचुएशन डेवलप हुई है जिसमें जाने गई हैं, लोग जो हताहत हुए हैं, घर डिस्ट्रॉय हुए हैं। उसको देखते हुए पीएमओ ने डिसाइड किया है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट नेबर है, मैरीटाइम नेबर, उनकी मदद करना आवश्यक है। इसके लिए एनडीआरएफ को डायरेक्शन दिया गया है और 2 टीमें हमारी 80 रेस्क्यूअर्स की, जिसमें हमारे डॉग्स हैं, कैनाइन्स हैं, डीप डाइवर्स हैं, स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ ये आज सवेरे 4 बजे रवाना हुए हैं और वहां पहुंच चुके हैं। अभी ब्रीफिंग चल रही है और कुछ ही क्षणों में फिर उनकी अभी तैनाती हो जाएगी। अब दर्शकों, एक खबर जो आपके काम की है। आप माता पिता हैं, आपके घर छोटे बच्चे हैं, तो आपको यह खबर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फोन चलाते हैं, वो रील बनाने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके काम की है दर्शकों। और ये गंभीर बात है दर्शकों जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। रील के लिए एक बच्चे ने छलांग लगा दी। सोचिए जरा, दिखाता हूं मैं आपको हुआ क्या है। ये पहले वो तस्वीर देखिए, जो बच्चा एकाएक जब रील नहीं बनाने दी तो वो परेशान हुआ और छत से उसने छलांग लगा दी। ये 3री मंजिल से वो बच्चा कूद गया। आप सोचिए जरा उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कितना गंभीर है रील बनाने के लिए, जबकि उसे पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, फोन भी जरूरत है, लेकिन क्या रील बनाना इतना जरूरी है कि आप 3री मंजिल से छलांग लगा देंगे? दर्शकों, बच्चों पर सवाल नहीं है, बच्चों की सोच पर सवाल है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उनके दिमाग में सब क्यों आ रहा है। और इधर आप देख रहे हैं, इधर बच्चे की स्थिति गंभीर है, वो अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स की निगरानी में है। गनीमत रही, भगवान का शुक्र है कि वो बच गया दर्शकों। लेकिन आपको बताऊं ये घटना कहां की है। ये घटना है दर्शकों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के रतलाम में स्कूल है बोधि इंटरनेशनल स्कूल, और यहीं पर बच्चे ने रील के चक्कर में छलांग लगा दी। लेकिन आपको बताऊं ये 8वीं का छात्र है और प्रिंसिपल ने इसे डांटा तो ये गुस्सा हो गया। अब इसके बाद आदिवासी संगठन भी आ गए और उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन यहां बात सिर्फ स्कूल की नहीं होनी चाहिए दर्शकों। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्कूल के साथ साथ जिम्मेदारी आपकी भी है। अब मैं आपको बताता हूं, दावा किया जा रहा है कि बच्चे ने कई बार प्रिंसिपल को सॉरी बोला, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल नहीं माने, वो ज्यादा सख्ती दिखाने लगे। इस वजह से क्या बच्चे पर ज्यादा दबाव बनाया गया? ये वो कारण है, सुनिए जरा। अब दर्शकों, बात गंभीर है। क्यों गंभीर है? अगर प्रिंसिपल डांट रहे हैं, बच्चा सॉरी बोल रहा है, लेकिन अगर प्रिंसिपल नहीं मान रहे हैं, तो क्या वाकई बच्चे को छलांग लगा देनी चाहिए, या फिर कारण कुछ और है दर्शकों? रतलाम में 8वीं क्लास के छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की। छात्र ने स्कूल की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि छात्र स्कूल में चोरी छिपे मोबाइल लेकर आया। यही है वो बड़ी बात, वो चोरी छिपे क्यों मोबाइल लाया? मोबाइल से रील बनाकर उसने इंस्टाग्राम पर अपलोड भी की। रील बनाने से स्कूल के प्रिंसिपल खासे नाराज थे। प्रिंसिपल ने छात्र के पिता को स्कूल भी बुलाया। छात्र ने जैसे ही पिता को स्कूल में देखा, उसे लगा प्रिंसिपल ने शिकायत के लिए उन्हें बुलाया है, और छात्र दौड़ते हुए स्कूल की 3री मंजिल पर पहुंचा और वहीं से नीचे कूद गया। समझिए आप इसे। छात्र को सिर और शरीर में गंभीर चोट आई है। अब घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। छात्र आदिवासी समुदाय से आता है, तो आदिवासी छात्र संगठन भी पहुंच गया, वहीं समुदाय के लोग पहुंच गए। स्कूल में प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की, स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग भी होने लगी। लेकिन आप सोचिए, जो बच्चा है वाकई वो प्रिंसिपल से डरा या फिर अपने पेरेंट्स से डरा? क्योंकि जैसे ही पिता आए उसको डर लगने लगा। एक तो वो मोबाइल चला रहा है, रील बना रहा है, दूसरा डर भी रहा है। यानी बच्चों से बात करना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स इस घटना पर क्या कह रहे हैं, सुनिए।
फोन घर स्कूल से आया, इनके मेरे हस्बैंड के पास आया कि आपको बुलाया है स्कूल में, बस और कोई बताया नहीं। ये स्कूल गए, स्कूल के बाद फिर इनका फ़ोन आया मेरे पास कि हॉस्पिटल आ जाओ सीधे। मैं हॉस्पिटल गई सीधी, उसके बाद फिर बच्चे से बात नहीं हुई और अब वही पता पाएंगे हस्बैंड ही। मंजिल से कूद ये बता रहे कि कूद गया स्कूल से ऊपर से, वो उसको डाटा स्कूल। अभी तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसका शायद ये फ्रैक्चर हो गया है। मोबाइल का इस्तेमाल इस तरह की कोई अभी वो मेरी स्कूल में जाके कोई इस बात तो कुछ हुई नहीं कि वो मोबाइल ले गया था, किसी बात पे वो हुई है, ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई। पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, एक्चुअली क्या हुआ क्या नहीं है। अभी जब वापस से अभी ये सेटल होने के बाद स्कूल में जाके बात करूँगा तब मुझे पता चले कि उन्होंने मुझे बुलाया था, किस लिए ये भी पता नहीं। अब दर्शकों, बहुत सारी बातें हैं कि बच्चे ने आखिर ऐसा क्यों किया। क्या इसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार है, स्कूल जिम्मेदार है, माता पिता जिम्मेदार हैं, या फिर मोबाइल जिम्मेदार है। एक स्टडी के अनुसार दर्शकों, मोबाइल की लत बच्चों को मानसिक रूप से बीमार कर रही है। मूव कीजिए इसे। स्क्रीन पर लगातार समय बिताने से एकाग्रता कमजोर होती है बच्चों की। मोबाइल यूज करने वाले बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सैल भी हो सकते हैं। ज्यादा मोबाइल देखने से बच्चों की नींद पर भी खासा प्रभाव पड़ता है। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाले रेडिएशन, ब्लू लाइट बच्चों की नाजुक आंखों को नुकसान पहुंचाता है और आंखों में जलन, पानी आना, धुंधला दिखना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। मोबाइल में व्यस्त रहने वाले बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेलते, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। इसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है और बच्चे मोटापे जैसी गंभीर बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। मोबाइल यूज को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसे भी समझिए। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? बच्चों को आउटडोर गेम्स खिलाएं, उनको एक्टिव रखें, क्रिएटिव एक्टिविटीज में शामिल करें। मोबाइल के इस्तेमाल के लिए टाइम फिक्स करें। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सही तरीके से करना सिखाएं, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल क्या होना चाहिए, इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इस पूरी घटना को लेकर आपके जहन में जो सवाल आ रहे हैं। बच्चे कीपैड फोन भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्मार्टफोन हो, क्योंकि फोन उनकी जरूरत के लिए है। प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, बच्चा जो है 8th क्लास में था, टीनेजर बच्चा था। ऐसा अभी हमें जो समझ में आ रहा है कि शायद वो फ़ोन लेके आया था स्कूल में, जिसके कारण प्रिंसिपल मैडम ने आज उनको यहाँ बुलाया था और उनके पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया था, जिसके कारण शायद बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया और वो एकदम भागा और 3rd फ्लोर से वो कूद गया। अभी जो है उसका इलाज चल रहा है। उसकी अभी जो कंडीशन है वो स्टेबल है, इलाज चल रहा है। और अभी हमने जो यहाँ पे जानकारी प्राप्त करी है उस अनुसार हम भी देखेंगे कि इसमें क्या घटनाक्रम, क्या रीज़न था, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना पता चला है बच्चा जो है नॉर्मल था, ऐसा कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर उसका थोड़े दिन पहले तक तो नहीं था, सब कुछ ठीक ही था। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज आपके लिए एक और जरूरी खबर लेकर आया हूं। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सूरज से फ्लाइट को खतरा है। ये हम नहीं कह रहे दर्शकों, एक्सपर्ट्स का कहना है। दिखाइए जरा। अगर आप फ्लाइट से सफर करते हैं तो इस खबर को देख लीजिए, क्योंकि एयरबस के एक फैसले ने हाहाकार मचा दिया है, सबको चिंता में डाल दिया है। वो क्या है दर्शकों, आपको बताता हूं। एयरबस आसमान से रनवे पर आ गया एयरक्राफ्ट एकाएक, और इसके पीछे वजह है दर्शकों सूर्य की रोशनी, सूरज। लेकिन आप भी इसको लेकर संशय में पड़ गए होंगे कि वाकई ऐसा है, लेकिन ऐसा हुआ है। देख रहे हैं आप यहाँ एयरपोर्ट्स पर एयरबस के फैसले से यात्री फंस गए। अब एयरलाइन कंपनियां तो माफी मांग रही हैं, लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है वो भी चिंता का विषय है। अब आपको मैं एयरबस के फैसले का असर भारत में कितना पड़ा है उसकी तस्वीर दिखाता हूं। देख रहे हैं आप तमाम जो फ्लाइट्स हैं, चाहे वैंकूवर, लंदन, अलग अलग जगह पर लेट हुई हैं या फिर पहुंची नहीं है, और भारत में भी इसके फैसले का असर हुआ है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है दर्शकों? फ्लाइट सूर्य की रोशनी से दिक्कत होती है, यही सबसे बड़ी बात है। क्या वाकई सूरज की रोशनी फ्लाइट्स के लिए दिक्कत पैदा कर रही है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए आपको पूरी जानकारी देता हूं। एयरबस दुनिया की सबसे बड़ी विमान कंपनी है, विमान बनाती है। A320 सीरीज के 6000 विमानों को वापस बुला लिया गया है। विमानों के सॉफ्टवेयर में गंभीर समस्या आ गई है। इस फैसले से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। एयरक्राफ्ट्स पर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। सूरज की किरणों से फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट हो रहा है, जिससे ऊंचाई और दिशा की जानकारी गलत हो सकती है। इसकी वजह से विमान हादसे भी हो रहे हैं। आपको यह भी बता दें, अब विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं।
कल सुबह तक अपग्रेडेशन का काम भी पूरा हो जाएगा। 30 अक्टूबर को अमेरिका में ये समस्या आई थी और उसके बाद से विमान की फ्लोरिडा में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। चिंता तभी बढ़ी है, लेकिन ये चिंता वाली बात इसलिए क्योंकि रोजाना कई लोग हवाई सफर करते हैं। अब उम्मीद की जा रही है इसको ठीक किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे सूत्र की। लेकिन आज का सूत्र हमने आपको दिखाया था, एक सीएम है जिनको राधे राधे से दिक्कत है, उनको स्वामी विवेकानंद का ये सूत्र सुनना चाहिए। जो अपनी जड़ों से शर्माता है वो कभी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचता। संस्कार, पहचान, संस्कृति ये सिर्फ शब्द नहीं है दर्शकों, ये आत्मा की परछाई है हमारी। जो अपने आदर्शों पर गर्व करता है ना, वो किसी भी भीड़ में अलग ही नजर आता है। और शर्म तो उन्हें आती है जो भीतर से खोखले होते हैं, और गर्व उन्हें जो जानते हैं कि मिट्टी से जुड़े रहना ही असली ऊंचाई है। अपने मूल्यों पर गर्व करिए क्योंकि वही आपकी असली पहचान है। और इसलिए हम कह रहे हैं अपने देश से प्यार करें, अपनी संस्कृति से प्यार करें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH